विशेष प्रस्तुति में, जहां हम आपको सुनाएंगे 30 अप्रैल 2025 के दिन भर की बड़ी खबरें। ये विस्तार से बात करते हैं। पहला खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट महाअभियान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में देश की सुरक्षा नीति से लेकर अर्थव्यवस्था के विस्तार तक और प्रशासनिक सुशासन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियों तक हर अहम मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साफ कहा, देश की सुरक्षा, सम्मान और विकास यही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सूत्रों के अनुसार आने वाले हफ्तों में कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेंगे। दूसरी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कानपुर पहुंचे। यह दौरा था पीड़ा से भरा जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने हाथ पकड़कर परिजनों को ढाढ़स बंधाया और कहा, पूरा देश आपके दुख में आपके साथ है। इस मुलाकात ने एक बार फिर आतंकवाद के घावों को सबके सामने ला दिया। असदुद्दीन ओवैसी का बत्ती गुल आंदोलन। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ बत्ती गुल आंदोलन की शुरुआत की। हजारों समर्थकों ने मोमबत्तियां बुझाकर सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ओवैसी ने कहा, यह आंदोलन हमारी अस्मिता, हमारे अधिकार और हमारी जमीनों की रक्षा का आंदोलन है। पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत। 29 अप्रैल की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर बारामुल्ला और कुपवाड़ा सेक्टर में फायरिंग हुई। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चौकसी और तेज कर दी गई। पाकिस्तान का डर, अताउल्लाह ताड़र का बयान। पाकिस्तान के आईटी मंत्री अताउल्लाह ताड़र ने देर रात दावा किया, भारत अगले 24 से 36 घंटे में हम पर हमला कर सकते हैं। उनके इस बयान ने पाकिस्तान के भीतर डर और हड़कंप मचा दिया है। भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, मगर देश की सेना अलर्ट पर है। पीएम मोदी का कड़ा संदेश, सेनाओं को फ्री हैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात उच्च स्तरीय बैठक के बाद तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। अब सेना तय करेगी कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे, कब और कहां कार्रवाई करनी है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा, अब कोई बाधा नहीं, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। गंगोत्री धाम के कपाट खुले, शुरू हुई 4 धाम यात्रा। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए। धार्मिक पर्यटन से उम्मीद है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में बड़ी हलचल। CISCE बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। कुल पास प्रतिशत 95% से ऊपर रहा। इस साल लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी। साथ ही तेलंगाना SSC बोर्ड ने भी अपने 10वीं के नतीजे जारी किए, जिसमें रिकॉर्ड 85% से ज्यादा छात्र पास हुए। शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था की हलचल। बजाज फाइनेंस ने चौथी तिमाही में 4,480 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। हालांकि वैश्विक मंदी की आशंका के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमतों में भी मामूली गिरावट रही, लेकिन अक्षय तृतीया पर बाजारों में सोने की खरीदारी जोरों पर रही। खेल और अंतरिक्ष में भारत का परचम। IPL 2025 में सूर्यवंशी ने 38 गेंदों में तूफानी शतक ठोक कर सबको चौंका दिया। वही अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। भारत एक नई करवट पर। 30 अप्रैल 2025 का दिन भारत के ऐतिहासिक दृढ़ और उम्मीद का प्रतीक बनकर दर्ज हुआ। चाहे वह
सीमाओं की रक्षा हो, आतंकवाद से लड़ाई हो, विकास की रफ्तार हो या फिर आध्यात्मिक यात्रा, भारत हर मोर्चे पर तैयार है और भविष्य की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। संघर्ष की भूमि। बंगाल का इतिहास केवल किताबों में नहीं, दीवारों पर लिखा है। कोलकाता के पुराने गलियारे, वर्धमान के धूल भरे रास्ते और बीरभूम के शांत गांव, हर जगह एक कहानी है संघर्ष की। 19वीं सदी में जब पूरा देश अंग्रेजों के राज के नीचे दबा था, बंगाल में क्रांति की चिंगारी फूटी थी। विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये नाम केवल इतिहास नहीं बल्कि जिंदा चेतना बन गए थे। बंगाल ने सीखा था, अगर हक चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, और शायद यही से लड़ाई की संस्कृति सत्ता के हर बदलाव के साथ गहरी होती चली गई। अध्याय नंबर 2, सत्ता नहीं, संघर्ष का अधिकार। आजादी के बाद बंगाल में एक बड़ा सपना था, गरीबों के लिए न्याय, मजदूरों के लिए अधिकार, लेकिन सपनों को हकीकत बनने में संघर्ष का रास्ता आसान नहीं था। नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 ने दिखाया कि गरीब किसान बंदूक उठाने को मजबूर हो सकते हैं। चारू मजूमदार जैसे नेताओं ने आवाज दी, जब तक जमीन गरीब को नहीं मिलेगी तब तक शांति एक भ्रम है। पर जवाब आया गोली से। सरकार ने विद्रोह कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए, गांव जलाए गए, युवा जेलों में सड़ने लगे। बंगाल के आकाश में पहली बार लगा कि यहाँ बदलाव केवल खून बहाकर ही आ सकता है। अध्याय 3, वाम मोर्चा का लंबा राज। 1977 से 2011 तक जब वाम मोर्चा सत्ता में आया तो गरीबों को उम्मीद थी कि अब उनके दिल बहुरेंगे। जमीनों का बंटवारा हुआ, कुछ गांव में स्कूल खुले, मजदूरों को यूनियन मिली, लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि सत्ता में रहना भी एक किस्मत का युद्ध है। कुर्सी बचाने के लिए हम और वे की दीवारें खड़ी की गई। जो वामपंथी थे उन्हें सुविधाएं मिली, जो विरोधी थे उनकी जमीनें छीन ली गई, परिवारों को उजाड़ा गया। गांव में हर दीवार पर पोस्टर थे, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे बहुत से सपने चुपचाप दम तोड़ रहे थे। अध्याय नंबर 4, दीदी का दौर और बदले युग। 2011 से अब तक ममता बनर्जी एक संघर्षशील नेता, सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों के बाद सत्ता में आई। लोगों ने उम्मीद की थी कि अब राजनीति का मतलब होगा विकास, लेकिन इतिहास का बोझ इतना हल्का नहीं था। राजनीतिक झड़पें बंद नहीं हुई बल्कि उनका रूप बदल गया। अब पार्टी बदल गई थी, नारे बदल गए थे, पर लड़ाई वही थी। हर पंचायत चुनाव, हर लोकसभा सीट एक युद्ध बन गई। गांव में अब यह सवाल होता था, तुम तृणमूल के हो या भाजपा के, और जवाब के साथ आती थी ये तो सुरक्षा या खतरा। अध्याय नंबर 5, रक्त रेखाएं, पंचायत चुनाव और हिंसा। 2023 के पंचायत चुनाव में तो स्थिति और भी विस्फोटक हो गई। मतदान केंद्रों पर गोलियां चली, चुनाव कर्मियों की जान गई, सैकड़ों गांवों में हिंसा फैली, लोग घर छोड़कर भागे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का मतलब केवल मत डालना नहीं है, यह दिखाना है कि किसका वर्चस्व है, किसका डर चलता है। राजनीति अब महज एक विचारधारा नहीं रही, यह बन चुकी थी जिंदगी और मौत का सवाल। अध्याय नंबर 6,
आज का परिदृश्य, भय और भविष्य। 2025 आते आते बंगाल की राजनीति संस्कृति इतनी गहरी कट चुकी है कि बिना किसी हिंसा के चुनाव की कल्पना करना भी कठिन हो गया है। धारा 144 आम हो गई है। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात होती है। हर गांव में पोस्टर फाड़े जाते हैं, नए झंडे लगाए जाते हैं। बच्चों की किताबें भी अब राजनीति के किस्से सुनाती और आम आदमी वह बस चाहता है शांति मिले, लेकिन बिना किसी डर के। अध्याय नंबर 7, हिंसा का मनोविज्ञान, डर और दबदबा। बंगाल में हिंसा केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं रही, यह धीरे धीरे एक सामूहिक मनोवृत्ति बन गई। जब पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज देखती है, नेता आते हैं, विरोधी गायब होते हैं और डरने वाले ही जिंदा रहते हैं, तो फिर डरना जीवन का हिस्सा बन जाता है। बंगाल के गांवों में एक कहावत चलती है, राजनीति में रहोगे तो जियोगे, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। इस मानसिकता ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है। अब दोस्ती नहीं होती, पहले पूछा जाता है तुम किसके हो। अध्याय नंबर 8, अर्थव्यवस्था पर चोट। राजनीतिक हिंसा का सबसे बड़ा गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। गांव में युवा पढ़ाई छोड़कर कार्यकर्ता बन जाते हैं। फैक्ट्री लगाने से निवेश डरते हैं। कल को फैक्ट्री लगा दी तो आग लगा दी गई तो क्या होगा। छोटे व्यापारी रंगदारी से परेशान हैं। चुनाव में पैसा दो या अंजाम भुगतो। सिलीगुड़ी से लेकर सुंदरबन तक विकास की गति हिंसा की राजनीति ने जड़ ले ली और इसका सबसे बड़ा शिकार आम बंगाली है, जो बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल और बेहतर भविष्य चाहता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है डर, धमकी और ध्रुवीकरण। अध्याय नंबर 9, संस्कृति और कला पर प्रभाव। बंगाल कभी था कला और संस्कृति का गढ़। टैगोर की रचनाएं, सत्यजीत रे की फिल्में, रविशंकर के सुर, अमर्त्य सेन के विचार। लेकिन जब राजनीति हर क्षेत्र में घुस जाती है तो कला भी विभाजित हो जाती है। अब कविता भी नारे बन गई, चित्र भी पोस्टर बन गए। कोलकाता बुक फेयर जैसे कार्यक्रमों में भी यह पूछा जाने लगा किस विचारधारा से हो, और जब विचारों को खेमों में बांटा जाता है तो रचनात्मक की आजादी दम घुटने लगती है। अध्याय नंबर 10, क्या रास्ता है। क्या बंगाल हमेशा यूं ही हिंसा में डूबा रहेगा? क्या हर चुनाव खून से रंगा जाएगा? नहीं, बंगाल के भीतर अब भी एक ऊर्जा है जो बदलाव की उम्मीद रखती है। कई जगह युवा वर्ग ने खुद को राजनीति की हिंसा से दूर कर लिया। एनजीओ, स्टार्टअप्स, शिक्षा से जुड़े आंदोलन बंगाल में नई हवा ला रहे हैं। आज जरूरत है एक ऐसी राजनीति संस्कृति की जो संवाद को महत्व दे, जहां विरोधी को दुश्मन नहीं प्रतिद्वंदी माना जाए और जहां सत्ता सेवा का माध्यम हो, ना कि दमन का हथियार। अंतिम अध्याय, बंगाल की मिट्टी में क्रांति का रंग है, पर वही प्रेम का रस भी है। नदियों के किनारे उगते सूरज से लेकर दुर्गा पूजा के प्रकाश में पंडालों तक, बंगाल जानता है अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, एक दिए उसे चीर सकता है। आज जरूरत है उस एक दिए की, ताकि आने वाली पीढ़ियां बंदूक नहीं किताबें उठाए, नारों से नहीं गीतों से लड़े और राजनीति का मतलब हिंसा नहीं विकास हो। तभी एक दिन हम फिर गर्व से कह पाएंगे, एक बार फिर बंगाल जागो, बंगाल मुस्कुराओ, बंगाल चलो नई रोशनी की ओर। पहलगाम में हुए प्रमुख आतंकी हमलों का इतिहास। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। खास तौर पर अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप के रूप में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आतंकवादी संगठन कई बार यहां हमले कर चुके हैं या इसके आसपास के इलाकों में। ये रहे प्रमुख हमले।
अगस्त 1993 सुरक्षा बलों पर हमला। आतंकवादियों ने हम पहलगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर हमला किया था। हमला छोटे स्तर का था, लेकिन इसने पहली बार पर्यटन केंद्रों को निशाना बनाने की रणनीति दिखा दी थी। 1 अगस्त 2000 अमरनाथ यात्रियों पर भीषण हमला। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भयावह हमला माना जाता है। पहलगाम के पास अमरनाथ यात्रा शिविर पर आतंकियों ने हमला किया। ग्रेनेड और गोलियों से यात्रियों को निशाना बनाया गया। 32 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें कई अमरनाथ यात्री, सुरक्षाकर्मी और स्थानीय नागरिक शामिल थे। 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हमला तब हुआ था जब यात्रा जोरों पर थी, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। हमले के बाद अमरनाथ यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठन पर डाली गई थी, खासकर लश्कर-ए-तैयबा और हरकतुल मुजाहिदीन पर। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस हमले की कड़ी निंदा की थी। 2001 से लेकर 2005 के बीच छोटे हमले और फायरिंग की घटनाएं। इस दौरान पहलगाम और उसके आसपास आतंकवादियों द्वारा छोटे छोटे हमले होते रहे। मुख्यतः सुरक्षा बलों के गश्ती दलों, चेक पोस्ट और यात्रा कैंपों को निशाना बनाया जाता रहा। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन वातावरण लगातार तनावपूर्ण रहा। 11 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रियों पर फिर हमला। बेटेंगू में आतंकवादियों ने यात्रियों की बस पर हमला किया। 7 यात्रियों की मौत हो गई और 19 घायल हुए। हमला रात के समय हुआ था, जब बस यात्रा कार्यक्रम से बाहर देर से चल रही थी। बस में सुरक्षा बलों की सुरक्षा नहीं थी। इस हमले ने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर शक जताया गया था। इस हमले ने सवाल खड़े किए कि यात्रा के दौरान सुरक्षा कैसे चूक गई। 22 अप्रैल 2025 हालिया हमला। बायसरन घाटी पहलगाम के पास आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। 26 पर्यटक मारे गए और 10 से अधिक लोग घायल हुए। हमला तब हुआ जब एक बड़ा ग्रुप ट्रैकिंग और प्राकृतिक पर्यटन के लिए गया था। आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। पहलगाम क्षेत्र में पर्यटन को पुनर्जीवित करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा। इस बार हमला सामान्य पर्यटकों पर केंद्रित था और यही सबसे बड़ी चिंतनीय विषय है।